हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे वॉइस, जिसके 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक 10 मिनट का वॉइस और पढ़ेंगे, जिसमें अपन को ये बताया जाएगा कि प्रश्न जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो उसमें बच जाए। एक छोटी सी सारणी है जिसको आप समझ लेना। आपका जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो इंग्लिश आएगी उसका क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग नहीं होगा। इसके अलावा साथ में ही अपन देखेंगे टेंस, यानी कि काल। टेंस, वैसे अपन टेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पूछा जाएगा, और वो अपन शुरू करेंगे कल। आज जो टेंस के बारे में अपन देखेंगे वो उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उसमें वर्ब काम आती है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये किस प्रकार चेंज होती है, किस प्रकार से इसमें ईडी लगता है, रेगुलर फॉर्म कौन सी होती है और इरेगुलर फॉर्म किसे कहते हैं, ये सब अपन देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस 5 मिनट का है मुश्किल से। वैसे वॉइस पूरा हो चुका है, इसमें 5 मिनट का ये देख लेना आप। आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा फर्स्ट पेपर के अंदर। सेकंड पेपर में जो इंग्लिश वाले हैं उनके हो सकता है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। देखिए, वॉइस मतलब वाच्य, एक्टिव पैसिव भी इसे बोलते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। ये एक्टिव है। ये वहां पर दिया होगा एग्जाम के अंदर, ये आपको क्वेश्चन के रूप में वहां पर दिया होगा। आपको क्या करना है, आपको आंसर जो ढूंढना है वो आंसर आपको इसमें से मिलेगा। किस में से मिलेगा? पैसिव के रूप में। या हो सकता है पैसिव दे दे और एक्टिव भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस दिख जाए, क्या दिख जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। मान लो वहां पे आपको जैसे दिख गया गो या फिर दिख गया गोज, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। ये अगर दिख जाए तो आपको जो पैसिव में चेंज करना है वो ये करना है कि वहां पे ये यूज होगा, इज एम आर में से आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज करना है और प्लूरल है तो आर यूज करना है और आई के साथ में यूज करना है एम। तो ये आपको मोटे रूप से याद रखना है। एक्टिव में अगर ये दिख गया तो मतलब पैसिव में यही आएगा वहां पे, ये ध्यान रखना है। फिर अगर आपको वहां पे पैसिव क्वेश्चन में आपको एक्टिव के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है प्रश्न के अंदर, तो आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपको क्या मिल जाए, या तो मिल जाए वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही है, राम है, इट है, श्याम है, तो उसके साथ वॉज। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में दिया होगा वर्ब, और इसके साथ में यहाँ पे दी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है प्रश्न में तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें वाज वर्ब दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। ऐसे ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा या फिर 2 मिलेंगे, तो वहां पे आपको देखकर पता चल जाएगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि सिंगुलर के साथ में वर्ब देगा और एक में देगा सिंगुलर के साथ वॉज। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि जो भी वर्ब है जिसके साथ में भी एस लगता है वो होती है सिंगुलर वर्ब। एस से सिंगुलर और एस वाली जितनी भी वर्ब होती है वो सब सिंगुलर होती है। और जैसे ही दूसरी जितनी भी वर्ब, जैसे ये आर है, ये वर है, ये सब प्लूरल में आती है। वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने पर वो सिंगुलर हो जाती है और नाउन के पीछे एस या ईएस लगने पर वो प्लूरल हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको एक्टिव में क्या दिख जाए, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिख जाए, क्या दिख जाए? वर्ब इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब होगी या बी की फॉर्म दी हुई है वहां पे, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पे और उसके साथ में लगा हुआ होगा ING। तो आपको क्या करना है कि वहां पे ढूंढना है कि इज एम आर है, मतलब वहां पे भी आपको इज एम आर तो मिलेगा ही। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो वहां पे इज एम आर आपको मिलेगा। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING है और अपने को पता है कि ING फॉर्म के साथ में बीइंग का यूज होता है। किसका होता है? बीइंग का। तो ये हो गया बीइंग और ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से भी आप जो है अपना प्रश्न जो है वहां से देख सकते हो। इसके अलावा या फिर आपको मिलेगा वॉज वर्ब प्लस ING। देखिए, इज एम आर प्लस ING और यहाँ पे है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब के साथ ING। तो यहाँ पे इज एम आर था तो यहाँ पे भी इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर्ब है तो यहाँ पे भी वॉज वर्ब। सिंगुलर के साथ में ये यूज करना है, प्लूरल के साथ में ये यूज करना है। फिर यहाँ पे देखिए ING फॉर्म है, मतलब बीइंग लगाना है अपने को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन में आपको वॉज वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है
तो आपका आंसर सीधा क्या होगा, जो वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगा हुआ है और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी राइट हो जाएगा। देखिए आपको अगर क्वेश्चन के अंदर एक्टिव में हैज, हैव या हैड दिख जाए, ये पास्ट टेंस में, सॉरी ये दोनों जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। सिंगुलर के लिए से हैज आता है और प्लूरल के लिए हैव आता है, और पास्ट टेंस में जो हैड है ये दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही अपन जो है वो हैड का ही यूज करते हैं। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए ही अपन हैड का यूज करेंगे। तो वहां पे क्या करना है, अगर हैज हैव दिया हुआ है तो वहां पर भी हैज हैव में से ही आएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ में हैव, उसके साथ में बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड दिया हुआ है तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का सीधा लगाना है हैड, उसके बाद में बीन और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मॉडल्स दिख जाए, क्या दिख जाए, मॉडल्स। तो मॉडल्स में क्या करना है आपको, जैसे कैन, सेल, मे, इसके अलावा बहुत सारे मॉडल, जैसे देखिए विल, सॉरी कैन, सेल, मे, माइट, सेल, वुड, कुड, मस्ट, ये सारे मॉडल है। अगर इनमें से कोई भी मॉडल आपको वहां पे दिख जाए तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। कैन है तो सीधा कैन लिखना है, सेल है तो सीधा सेल लिखना है, मे है तो सीधा मे लिखना है। इसमें जोड़ना है अपने को बी, क्योंकि मॉडल के साथ में अपने को पता है बी की फॉर्म का यूज होगा बी। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगानी ही है, देख लो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर। तो V3 जो है वो आपको सब में ही यूज करनी है। इसके अलावा देखिए विल हैव, सेल हैव दिख जाए, क्या दिख जाए, विल हैव या सेल हैव, मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी या जो विल सेल दिया हुआ है इसके साथ में देखिए है ये लिखा हुआ है हैव, विल दिया हुआ है या सेल दिया हुआ है उसके साथ में लगा हुआ है हैव, क्या लगा हुआ है, हैव। तो अपने को क्या करना है, विल हैव वैसा का वैसा लिख दो वापस और उसके साथ में लगा दो बीन, और सेल हैव जो है उसको वापस वैसा का वैसा लिख दो, उसके साथ में लगा लो बीन और उसके साथ में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि सेल जो है इसका यूज होगा एक तो आई के साथ में और एक होगा वी के साथ। जो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं जिसे अपन बोलते हैं आई और वी, उनके साथ में आता है सेल, बाकी सब में अपने को यूज करना है विल। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि सबके साथ में ही विल का यूज कर सकते हैं अपन। ये सेल जो है इसका यूज अब इतना नहीं होता है, सबके साथ क्या लगा सकते हैं, विल। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको विल नहीं मिले तो आई और वी के साथ में अपने को ध्यान रखना सेल लगाना है, बाकी सबके साथ में विल लगाना है, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर विल सेल दिख जाए, विल सेल प्लस हैव लिखा हुआ है तो अपने को सीधा ढूंढना है कि विल सेल दिया हुआ तो विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो सारणी है ये आप याद कर लेना, इसमें से आपको एक प्रश्न वहां पे देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपका जो पैसिव था वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो सिर्फ ये सारणी देख लेना, आपको जो है आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो बी की फॉर्म है 8 वो याद रखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो याद रखनी है। अब आपको पता करोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे याद होगी सब, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार कहाँ पे डी लगाना है वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाने में, कहाँ पे ईडी लगाना है, आई किस प्रकार से जो है वर्ब चेंज होती है वो भी अपन आज देखेंगे। देखिए टेंस शुरू करने से पहले वर्ब को देख लेते हैं अपन कि जो टेंस में जो वर्ब काम आएगी, जो क्रिया काम आएगी वो समझेंगे, उसके बाद अपन कल टेंस को पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सेकंड फॉर्म कैसे चेंज होती है, थर्ड फॉर्म कैसे। अब वहां पे मैंने लिख दिया प्ले, मैंने वहां पे लिख दिया प्ले, क्या लिख दिया, प्ले। तो आप फिर मैंने कहा सेकंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड कर दो, तो आप कहोगे यार ये प्ले है, ये प्लेड हो गया, ये कैसे होगी, ये वर्ब जो है ये किस प्रकार चेंज होती है। तो वो अपन आज देखेंगे किस प्रकार जो है वर्ब जो है वो चेंज होती है। आपको हमेशा के लिए ये वर्ब याद हो जाएगी। देखिए वर्ब जो है जो टेंस में काम आएगी वो सबसे पहले आएगी एक तो रेगुलर वर्ब और दूसरी आएगी इरेगुलर वर्ब। कौन सी है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर। रेगुलर जो वर्ब है इसे ही साथियों विक वर्ब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विक वर्ब। और जो इरेगुलर जो वर्ब है इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये दोनों के नाम हो गए। देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे वर्ब टोटल 5 होती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जो आईएनजी जो अपन यूज करते हैं वो होती है वर्ब की चौथी फॉर्म। और वर्ब के पीछे जैसे ही एस या ईएस लगता है, जैसे गो के पीछे ईएस लग गया गोज हो गया, कम के पीछे एस लग गया तो कम्स हो गया, तो वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये ध्यान रखना। लेकिन अपने टेंस में सबसे ज्यादा जो काम आएगी वो ये
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, इसे बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म और इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की फॉर्म जिसके पीछे आईएनजी लगा होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आस्क। और यहाँ पे देखिए ईडी लग गया और यहाँ पे भी देखिए ईडी लग गया। अब यहाँ पे देखिए क्लोज, बंद करना है, क्लोज के पीछे यहाँ पे देखिए क्लोज था, यहाँ पे डी लगा, क्या लगा? डी, क्योंकि ई तो दिया हुआ है, पीछे डी लगा, यहाँ पर भी डी लग गया। अब यहाँ पे देखिए प्ले है, इसके पीछे ईडी लगा, इसके पीछे भी ईडी लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी। यहाँ पे देखिए कैरी, कैरी का मतलब होता है किसी सामान को उठाना, ढोना, जिसे अपन बोलते हैं। कैरी का हो गया देखिए कैरीड, यहाँ पे लग गया आई ईडी, यहाँ पे भी लगा आई ईडी। अब देखिए यहाँ पे लगा ईडी, यहाँ पे लगा सिर्फ डी और यहाँ पे भी ईडी और यहाँ पे लगा आई ईडी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी पीछे वाई है, यहाँ पर भी पीछे वाई है। यहाँ पे तो वाई को जो है वैसा का वैसा लिख दिया प्ले और पीछे सिर्फ क्या जोड़ा आपने? ईडी जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पीछे भी वाई है, कैरी के पीछे, लेकिन अपन ने यहाँ पे वाई को हटा के क्या जोड़ा? आई और ई और डी जोड़ा है। अब ये कैसे हो गया? कहीं पे तो अपने को वाई को हटा के आई ई डी जोड़ा और कहीं पे जो है वाई वैसा का वैसा यूज किया और पीछे क्या जोड़ा? ई और डी। तो ये कैसे हुआ? अब यहाँ पे ईडी लग रहा है, कहीं पे डी लग रहा है, तो ये किस प्रकार से याद रखना है? बिल्कुल इजी है। जो रेगुलर जो वर्ब है वो लगभग 90% जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब है। आपको जो याद रखनी है वो है 10% वर्ब ही याद रखनी है, जो कौन सी है? इरेगुलर वर्ब है। और ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस प्रकार की कोई वर्ब है जिसके पीछे ई नहीं लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ? ई, उसके पीछे तो लगाना है अपने को ईडी। क्या लगाना है? ईडी। दूसरा काम अपने को ये करना है कि कौन सी भी वर्ब की ऐसी फॉर्म दी हुई है जिसके पीछे ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ई। अगर सबसे लास्ट वाला अक्षर ई है तो अपने को सिर्फ डी लगाना है वहां पर। वापस ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिख दो, क्लोज ई तो लिखा हुआ है वापस ई करके डी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। अपने को सिर्फ डी जोड़ना है क्योंकि ई तो ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। तो जैसे ही अगर ई नहीं दिया हुआ है तो क्या जोड़ना है? ई डी। अगर सबसे लास्ट वाले अक्षर में ई लिखा हुआ है तो अपने को सिर्फ डी जोड़ना है क्योंकि ई वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे वाई है और वाई से पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। और ए जो होता है वो होता है वोवेल। क्या होता है? वोवेल। इंग्लिश में जो टोटल वोवेल होता है साथियों को ध्यान रखना, हिंदी में जिसे बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर जो होते हैं साथियों ये होते हैं इंग्लिश के अंदर 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों जो है ये वोवेल यानी कि स्वर होते हैं। तो अगर कौन सी भी वर्ब लिखी हुई है जिसके पीछे वाई है उसके जस्ट आगे वाला जो अल्फाबेट है वो कोई स्वर है यानी कि वोवेल है। वोवेल मतलब या तो ए होगा या ई होगा या आई होगा या ओ होगा या यू होगा, इन पांचों में से कोई भी एक होगा। तो यहाँ पे ए है मतलब स्वर है। तो जैसे ही वाई के आगे आपको स्वर दिख जाए तो आपको वाई नहीं हटाना है, सीधा उसके पीछे अपने को ईडी जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर प्ले के बाद में ईडी, प्ले के बाद में ईडी। समझ में आ गया? वाई से पहले अगर स्वर दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है? बिना वाई को हटाए सीधा ईडी जोड़ देना है। फिर देखिए यहाँ पर कैरी, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और वाई के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वाई है इस वाई के आगे यहाँ पर आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर। और ये स्वर में है क्या? नहीं है, ये स्वर नहीं है। स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये हो गया साथियों अपना कॉन्सोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है साथियों व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। मतलब ये पांचों जो है इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट होते हैं जैसे सी, डी, आर, एस, ये जितने भी होते हैं, जेड, एक्स, वाई, ये सब होते हैं अपने कॉन्सोनेंट। तो अगर वाई से पहले अगर स्वर दिया हुआ है तो अपने को बिना वाई को हटाए ईडी जोड़ना है। लेकिन अगर लास्ट में वाई है और उसके पीछे अगर स्वर ना होकर कोई व्यंजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है? वाई को हटाकर आई और ई और डी जोड़ना है। क्या जोड़ना? आई ई डी, आई ई डी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो किस प्रकार से अपने को ईडी का यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म आपने को याद, ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, आस्क दिया होगा वहां पर, तो अपने को सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर सीधा आस्क है तो ईडी जोड़ दो, अगर पीछे ई लगा हुआ है तो ई तो लगा हुआ है, अपने को क्या जोड़ना है? सिर्फ डी जोड़ना है क्योंकि ई ऑलरेडी वहां पर मेंशन है। इसी तरह अगर पीछे वाई है तो उसके आगे वाला अक्षर देखना है। अगर वो स्वर है तो बिना वाई को हटाए सीधा ईडी जोड़ देना है। यदि वाई के आगे अगर कोई
कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आर और ये व्यंजन है, तो अपने को वाई को हटाना पड़ेगा और वाई को हटा के अपने को जोड़ना पड़ेगा आई, ई और डी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब किस प्रकार यूज होती है। अब है इरेगुलर यानी कि स्ट्रांग वर्ब। तो देखिए इरेगुलर जो वर्ब होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला प्रकार है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पुट, 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 रखना जिसे बोलते हैं। देखिए ये भी पुट, ये भी पुट और ये भी पुट। इसमें क्या है, तीनों ही वर्ब एक जैसी है। कैसी है? तीनों वर्ब कैसी है? समान है, सेम है, सेम है। अब यहां पे देखिए कैच पकड़ना, कॉट, कॉट। तो यहाँ पे कैच अलग है लेकिन कॉट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये हो गई थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कैच जो है बेस फॉर्म ये अलग है, इसके अलावा ये दोनों जो वर्ब है ये दोनों कैसी है? सेम है। तो यहाँ पर देखिए तीनों एक जैसी है, यहाँ पर एक अलग है, 2 एक जैसी है। और नीचे देखिए ईट, ईट का मतलब होता है खाना, एट यानी खाया, ईटन यानी खा चुका। तो ईट, एट, ईटन तीनों ही वर्ब देख लीजिए आप, सब एक दूसरे से अलग है। देखिए यहाँ पे ईट है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे ईटन है। तो यहाँ पे क्या है? तीनों ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो 3 प्रकार की होती है। एक तो वैसी वर्ब होगी इरेगुलर जिसमें तीनों ही वर्ब एक जैसी होगी, ठीक है, जैसे कट होती है, एक कट, कट, कट। उसी तरह पुट, 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 तीनों वर्ब एक जैसी है। दूसरा होगा एक वर्ब होगी एक जैसी, दूसरी दोनों वर्ब होगी वो एक जैसी होगी। एक पहली वर्ब जो होगी वो अलग होगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होगी वो दोनों एक जैसी दी होगी। जैसे वांट होता है वांट, वांटेड, वांटेड। इसी तरह देखिए ईट, एट, ईटन, ये तीनों ही फॉर्म कैसी है? अलग है। जैसे गो में भी होता है गो, वेंट, गॉन, तीनों ही फॉर्म अलग है। तो इरेगुलर जो फॉर्म है ये 3 प्रकार की होती है। एक वो वर्ब होगी जिसमें तीनों समान होगी, दूसरी वो होगी जिसमें बेस फॉर्म अलग होगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होगी, और थर्ड फॉर्म ऐसी होगी तीसरी वाली जिसमें तीनों ही फॉर्म क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे ईट, एट, ईटन हो गया, गो, वेंट, गॉन हो गया। यहां तक आपको जो है समझ में आ गया होगा कि वर्ब जो है वो किस प्रकार चेंज होती है। अब ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में जो है आपको ईडी लगा होगा और 90% वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब ही होती है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ पे आई, वाई को हटाकर आई ईडी लगाना है, कहाँ पे वाई पे साथ में लगाना ईडी लगाना है, कहाँ पे डी लगाना है और कहाँ पे ईडी का यूज करना है। अब पीछे बचे ये 10% ये वाली, तो ये अपने को थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। इसकी आपको पीडीएफ जो है वो मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। कई बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर पीडीएफ जो है वो 3 क्लासें हो चुकी है और आपने पीडीएफ जो है वो अपलोड नहीं की है। तो गौरव सिंह जी कहीं कुछ काम से तो थोड़े आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो आज ही सर वापस आए हैं, तो मैं इनको बोल के जो है पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के आपको मिल जाएगी। और कुछ बच्चे हैं वो ये भी बोल रहे थे कि सर आप एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा दीजिए। देखिए एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे दे दूँ, एक तो क्या होगा उसमें कि क्लास जो होगी वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और लंबी क्लास जो है सभी स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं। दूसरा न देने का रीजन ये भी है कि बहुत ही जल्दी जो है गौरव सिंह जी से अभी बात हुई थी, तो वो जो है एक ऑब्जेक्टिव क्लास अलग से शुरू करने वाले हैं। इसमें सिर्फ इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं करवा भी दूं तो एक टॉपिक है उसके ज्यादा से ज्यादा 5, 7 या 10 एग्जाम्पल करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही टॉपिक के कम से कम 50 से लेकर 100 इससे भी ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत जल्दी वो भी आपको लॉन्च होने वाली है बिना किसी शुल्क के। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पिरेंट है जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करे, फिर टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन करे। जहां पे अभी आपको लग रहा है कि जो टेस्ट सीरीज अच्छी है, आप चाहे तो जीजीडी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लगेगा कोई दूसरी अच्छी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो है जिन्होंने ज्वाइन कर लिए उनको आप पूछ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस पूरा होने के बाद अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसे सॉल्व करने में अपने को क्या आता है, मजा आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वरना अपन के क्या होता है कि अपने परसेंट बनते हैं 30, 35, 40, तो अपने को लगता है यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो जब सिलेबस पढ़ा हुआ होगा तो उसको जो है टेस्ट देने में भी अपने को आनंद आता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ डी जोड़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, लास्ट में क्या जोड़ना है, सिर्फ डी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, डी, क्योंकि ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरह देखिए
यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम, बेस फॉर्म से मतलब है साथियों जैसे गो की वर्ब, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्या होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ये जो गो लिखा हुआ है ये है बेस फॉर्म, क्या होगी बेस फॉर्म। जो ऐसी वर्ब जिसमें न तो ईडी लगा हुआ है न ही एस या ईएस, मतलब वर्ब की जो फॉर्म जैसे यूज होती है उसको वैसा का वैसा जब लिखते हैं उसे बोलते हैं बेस फॉर्म। जैसे अगर गो के पीछे अपन ने गो की सेकंड फॉर्म कर दी वेंट या गॉन कर दिया या गो के पीछे ईएस लगा दिया तो फिर ये बेस फॉर्म नहीं रहेगी। तो बेस फॉर्म का मतलब होता है जैसी वर्ब जिस प्रकार से काम आती है, ये जितनी भी वर्ब लिखी हुई ये सब बेस फॉर्म है। तो देखिए रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर यदि वाई है, क्या हो वाई, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ, कॉन्सोनेंट से यहां पर मतलब है साथियों व्यंजन, क्या है व्यंजन। व्यंजन हो तो हम वाई को हटाकर आईईडी को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अगर वाई दिया हुआ लास्ट में उससे पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो वाई को हटाकर अपने को आई ई और डी जोड़ना है। लेकिन अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट न होकर कोई वोवेल है, क्या है वोवेल है, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई है तो अपने को वाई को जो है नहीं हटाना है, बिना वाई को हटा के सीधा अपने को ई और डी जोड़ना है। देखिए वो नेक्स्ट में यही है, देखिए ये इसमें देख लेते एक बार, देखिए ये वाई है, ये देखिए वाई को हटाकर क्या हो गया आई ई डी, यहाँ पे भी आई ई डी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है व्यंजन, ये देखिए यहाँ पे भी व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन दिया हुआ है, इसीलिए इन सब में अपन ने वाई को हटाकर क्या लगा दिया आई ई डी। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई वोवल हो तो हम वाई के बाद में ईडी को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए वहां पे तो अपने क्या किया था वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए वाई को नहीं हटाया है, सीधा ईडी जोड़ दिया, बिना वाई को हटाकर ईडी जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसके आगे क्या दिया हुआ है वोवेल दिया हुआ, अगर वोवेल दिया हुआ है तो वाई को नहीं हटाना, सीधा ईडी जोड़ना है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ना है। या फिर इरेगुलर वर्ब, ये हो गई रेगुलर कंप्लीट। इरेगुलर देख लेते हैं। इरेगुलर वर्ब जो है वो उसकी फर्स्ट कैटेगरी होती है, देखिए वर्ब हैव सेम ऑल फॉर्म्स, जब सभी फॉर्म जो है वर्ब की वो एक समान होती है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आएगी। तीन कैटेगरी होती है, एक तो ऐसी फॉर्म जिसमें तीनों कैटेगरी एक जैसी है, जैसे देखिए कट 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 पुट 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 सी, तीनों कैटेगरी सब वर्ब की फॉर्म एक जैसी है। अब ये फर्स्ट फॉर्म भी कट ही हो रही है, सेकंड में भी कट और थर्ड में भी कट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये पहली कैटेगरी हो गई। अब इसकी दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। देखिए तो दूसरी जो कैटेगरी है उसमें देखिए वर्ब हैविंग ऑल फॉर्म डिफरेंट, ऐसी वर्ब जिसमें जो तीनों जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे होगी डिफरेंट होगी, मतलब भिन्न होगी। कैसे होगी भिन्न होगी, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अलग होगी, तीनों ही फॉर्म यहाँ पर अलग होगी। देखिए ये होगी गो, यहाँ पे हो गया वेंट, यहाँ पर हो गया गॉन, या फिर ईट एट ईटन, तीनों ही फॉर्म अलग है। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी होगी वर्ब हैविंग ओनली टू फॉर्म सेम, ऐसी वर्ब जिसमें दो जो क्रिया होगी, टू का मतलब है दो क्रिया जो होगी वो कैसी होगी समान होगी, और एक जो होगी बेस फॉर्म वो अलग होगी। तो देख लीजिए ये ब्रिंग अलग है, इसके अलावा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ही समान है। तो तीन कैटेगरी में इसे अपन ने डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार डी लगाना है, ईडी लगाना है, किस प्रकार के वाई को हटाकर आई ईडी लगाना है और कहाँ पे वाई के साथ में ईडी लगाना है। आपको जो है ये वर्ब जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसकी जो ये ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट ये होगी आपको 150 के आसपास ये होगी इरेगुलर वर्ब। कौन सी इरेगुलर वर्ब, ये लगभग 150 से 160 तक है। ये आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। देखिए टेंस अपन वैसे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो टेंस में वो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आएगा। किसका आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आएगा। लेकिन उससे पहले अपन टेंस का जो एक सबसे पहले जो टेंस है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखिए टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं काल। तो डेफिनेशन ये परिभाषा है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन, ऑल्सो शो कंटिन्यूएंस एंड कंप्लीटनेस। कोई भी कार्य जो है वो किसी समय पर पूरा होता है, तो जो कार्य है वो जिस समय पर पूरा होता है और जो समय को जो दिखाता है उसे ही अपन बोलते हैं टेंस यानी कि काल। जैसे मान लो कि मैं 10 बजे आपके वहां पर आऊंगा, तो ये 10 बजे जो है ये क्या है टेंस है। ये जो भी कार्य अपन कर रहे हैं उसमें जो टाइम को जो इंडिकेट करने वाला जो शब्द होता है वही होता है साथियों अपना टेंस। तो टाइम को बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो होते हैं अपना टेंस यानी कि काल। तो टेंस जो है वो एक तरह से टाइम से ही रिलेटेड माना जाता है।
और सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, जो टेंस जो है ये लैटिन भाषा के एक वर्ड से बना है। किससे बना है? टेंस जो है ये बना है लैटिन भाषा के एक वर्ड से, लैटिन भाषा के वर्ड से, जिसका मतलब लैटिन भाषा के एक वर्ड से ये बना है। लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? लैटिन भाषा, जिसका मतलब होता है टाइम। क्या मतलब होता है? टाइम, यानी कि समय। टेम्पस से बना है। किससे बना है? टेम्पस से। तो टेंस जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो ये टेम्पस से बना है, जिस जो है कौन सी भाषा का शब्द है, कभी कभी थियोरेटिकल पूछ लेता है। लैटिन भाषा, और जो ये किसको बताता है? ये बताता है साथियों टाइम को। तो टेंस जो है वो इस प्रकार की फॉर्म होती है जो वर्ब के द्वारा काम में ली जाती है, जो हमें बताती है कि कोई भी कार्य जो है वो किस समय पर पूरा हुआ है। कार्य जो है वो या तो कंटिन्यू होगा, मतलब चल रहा है, अभी भी कार्य चल रहा है, या फिर उसके परफेक्टनेस को, कंप्लीटनेस को भी बताएगा, या परफेक्टनेस को शो करेगा, मतलब कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कार्य कैसा होगा? या तो वो कार्य चल रहा होगा, या कार्य जो है वो पूरा हो चुका होगा। तो इस प्रकार के जो समय को जो बताने वाले होते हैं उसे ही अपन बोलते हैं टेंस। टेंस जो होते हैं काल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस होते हैं साथियों 3 प्रकार के, ये आप सबको पता होगा। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरा होता है साथियों फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, यानी कि आप पढ़ रहे हो, ये भी प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये जो कल अपन ने वॉइस पढ़े थे, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस, जो चला गया, जो बीत गया है, ठीक है, वो हो गया पास्ट। फ्यूचर, कल अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पढ़ेंगे, तो ये हो गया अपना फ्यूचर टेंस। जो वर्तमान में जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो हो चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट, और जो आने वाला है, जो होने वाला है, वो हो जाएगा अपना फ्यूचर टेंस। ये हो गए टेंस 3 प्रकार के। अब जितने भी ये टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों टेंसों को अपन ने 4-4 भागों में बांटा है। कितने कितने भागों में? 4-4 भागों में। और वो है, देखिए, इनको अपन बोलते हैं सब कैटेगरी। क्या बोलते हैं? सब कैटेगरीज। पहला है इनडेफिनेट टेंस। तो अगर प्रेजेंट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट जो टेंस होता है इसे अपन सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 हो गए, अब पास्ट के भी 4 वो के वो होंगे। देखिए, प्रेजेंट को हटा के पास्ट इनडेफिनेट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए 8। फिर फ्यूचर के साथ में भी यही जोड़ लो, पास्ट इनडेफिनेट, सॉरी फ्यूचर इनडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जो टेंस है इसे प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट भी इसे बोलते हैं। इम्परफेक्ट एक ही बात है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इनडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 पार्ट होते हैं। ये कि ये 4 पास्ट में भी होंगे, ये कि ये 4 वापस फ्यूचर में भी होंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी टेंस से लेकर। लेकिन आपका जो टेंस में प्रश्न आएगा वो आएगा साथियों आपका करेक्ट फॉर्म से। किससे आएगा? करेक्ट फॉर्म। तो वो अपन पढ़ेंगे कल। उससे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक जो बातें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार अपने को पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है, कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस है, किस प्रकार से इनको पहचाना जाता है वो भी अपन देखेंगे। देखिए, तो ये एक सारणी है, देखिए। और आज आप, मुझे लग रहा है कि आज जो मेरे शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पे वर्ड है वो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पीपीटी बनाई हुई थी उसमें जो है जो स्केच पेन थे वो थोड़े से लो था, मतलब उसकी इंक थोड़ी सी डल थी। आज जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो दिख रहा होगा। देखिए, 3 टेंस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। इसे प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, जो अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो है वर्तमान काल।
जो अपन ने कल पढ़े थे, मतलब पैसिव वॉइस जो पढ़े थे, तो वो हो गया अपना भूतकाल जो बीत चुका, फ्यूचर मतलब आने वाला। जैसे कल अपन पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो देखिए ये सारणी आपको याद कर लेना, आपको जो हिंदी ट्रांसलेशन जो होता है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ आपका कि कॉमन और जो ऑर्डिनरी जो शब्द है उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको दिया हुआ है। मतलब हिंदी शब्द आपको सेंटेंस दिया होगा हिंदी में, जैसे राम गांव जा रहा है, उसको इंग्लिश में करना है, या फिर इंग्लिश में सेंटेंस दिया होगा उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार का भी एक टॉपिक अलग से दे रखा है, जिसका लगभग एक प्रश्न जो है वो आपको पूछा जाएगा। तो उस हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन जो है उसको याद करने के लिए आपको जो ये जो इंडेक्स दी हुई है यहाँ पर ये वाली, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनरी सेंटेंस है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, जो कॉमन सेंटेंस, वो अपने को टेंस बेस्ड ही वहाँ पे पूछेगा। देखिए 4 पार्ट होते हैं टेंस के, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जो है, जिसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, उसका जो भी हिंदी वर्ड होगा उसके पीछे क्या होगा, ता है, ती है, ते है। जैसे राम खेलता है, राम गाना गाता है, तो जिसके भी पीछे ता है, ती है, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए ते है, इस प्रकार के अगर कोई शब्द आ रहे हैं तो वो समझ जाना कि आप कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो काम आएगी वो आएगी डू और डज, और मुख्य क्रिया जो आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं कहीं पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस भी देखने को मिल जाएगा। अगर सिंगुलर होगा तो वहां पे आ जाएगा डज, क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, और प्लूरल होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो ऐसी क्रिया जो मुख्य जो क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसकी जो मदद करने के लिए काम में ली जाती है, उसे ही अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। अब कंटिन्यूस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसके पीछे आपको हिंदी में लिखेगा रहा है, रहे हैं, रही है। इस प्रकार के अगर शब्द है तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और वहां पे आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो आएगी इज, एम और आर में से। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और एम जो है वो सिर्फ एक के साथ में यूज होता है, वो है आई। इसके अलावा जो मुख्य क्रिया यहाँ पर यूज होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके पीछे लगा हुआ होगा आईएनजी। क्या लगा होगा, आईएनजी, जिसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी अपन बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो तीसरा टेंस है, तो इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह घर जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। इस प्रकार के जो वर्ड है वो आते हैं परफेक्ट टेंस में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो आ जाएगा अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और बाकी जो हैव है ये आ जाएगा अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव, प्लस यहाँ पे जो मुख्य क्रिया जो यूज होगी कौन सी, मेन वर्ब, वो होगी अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में चौथा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए यहाँ पर भी रहा है और यहाँ पर भी रहा है, तो फिर दोनों की पहचान कैसे होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर दिया होगा टाइम, क्या दिया होगा, टाइम। वहां पर तो क्या है कि राम खेल रहा है, राम दौड़ रहा है, उसमें टाइम नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई ना कोई अपने को टाइम जो है वो दिया होगा कि राम सुबह से खेल रहा है, या राम जो है वो 4 बजे से खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, निश्चित टाइम आ रहा है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और टाइम नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यूस है। एक चेंज और है इसमें, देखिए यहाँ पे मुख्य क्रिया के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, यहाँ पर है देखिए हैज, हैव, और उनके साथ में बीन। सिंगुलर के साथ में हो जाएगा हैज बीन, प्लूरल के साथ में हो जाएगा है बीन। ये दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है। फिर है वापस पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी वही 4 कैटेगरी। पास्ट इंडेफिनेट, तो इसमें देखिए इसमें था ता है, तो ये पास्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा था। बाकी देखिए ता, ते, ती, वैसा का वैसा, सिर्फ यहाँ पे है क्योंकि वर्तमान की बात है इसलिए है। यहाँ पे भी देखिए है और है, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब बीत चुका, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ता है, सॉरी ता थे, ती थे, या इस प्रकार के वर्ड यूज होंगे तो वो समझ लेना कि पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट जो टेंस है इसे ही अपन पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया जो यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, वो होगी अपनी डीड। ठीक है, कौन सी होगी, डीड। और डीड के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब जो यूज होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे बोलते हैं मेन वर्ब। इसे पास्ट टेंस फॉर्म भी
बोला जाता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ध्यान रखना। और आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे था होगा, और इसके अलावा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी डीड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मुख्य क्रिया होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा रहा था, क्योंकि पास्ट टेंस जो बीत गया उसकी अपन बात कर रहे हैं। वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, वह खाना खा रही थी, वह दौड़ रहा था। तो पीछे क्या होगा, मतलब वर्तमान की बात नहीं हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है जो कार्य पहले हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी वाज और वर्ब। तो ये हो जाएगी सिंगुलर के साथ में वाज, और प्लूरल के साथ में हो जाएगा अपना वर्ब। यहाँ पे मुख्य क्रिया वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लस यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए चुका था, यहाँ पे क्या था, चुका है, क्योंकि वर्तमान में जारी है कार्य, और यहाँ पे क्या है, कार्य हो चुका है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थे या चुके थे। इसमें जो सहायक क्रिया यूज होगी जिसे अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगी हैड। सिंगुलर के साथ में भी हैड और प्लूरल के साथ में भी हैड। यहाँ पे तो क्या था, हैज हैव अलग अलग है, देखो हैज और हैव, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा, सबके साथ में हैड, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। प्लस मेन वर्ब जो होगी वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना कि यहाँ पे हैज हैव आता है और यहाँ पर हैड आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे देखिए रहा है, रही है के साथ में टाइम था, यहाँ पे वो का वो, क्योंकि यहाँ पे है मतलब वर्तमान, और यहाँ पे था आ गया मतलब जो समय बीत चुका है, जो कार्य हो चुका, उसके साथ में दिया होगा टाइम। जैसे राम सुबह से खेल रहा था, वह 2 बजे से गाना गा रही थी, तो ये क्या है, पास्ट को शो कर रहा है जो बीत गया। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड बीन, और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया यूज होगी वो होगी मेन वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे तो देखिए हैज हैव के साथ में क्या था, बीन, सिंगुलर के साथ में आ रहा था हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबके साथ में क्या यूज करना है, हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में एक ही। अब लास्ट में देखिए फ्यूचर टेंस, इसके भी वही 4 पार्ट। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल, तो इसमें सबसे लास्ट में आपको या तो गा मिलेगा या गे मिलेगा या गी, इस प्रकार के गा गे गी जो शब्द मिलेंगे तो समझ जाना कि वो फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी विल और सेल। सेल जो है ये यूज होगा आई और वी के साथ, किसमें साथ, आई और वी, जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल, बाकी जितने भी है उन सबके साथ में विल का यूज करना। और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया जो यूज होगी वो होगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे अपन बेस फॉर्म भी बोलते हैं। वह गाएगा, वह दौड़ेगा, इस प्रकार के शब्द इसमें दिए होंगे। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, तो इसमें रहा होगा, रही होगी, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रही होगी, इस प्रकार के शब्द होंगे। यहाँ पे हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी। सेल भी आ जाएगा आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ में विल बी हो। लेकिन वर्तमान मॉडर्न इंग्लिश में क्या है साथियों, कि सबके साथ में अपन विल बी का यूज करें तो भी अपना सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि अगर आई और वी के साथ सेल भी दिया तो वो भी अपन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आई और वी के साथ में विल बी का यूज करें तो भी वो सही होगा। लेकिन अपने को रूल्स के हिसाब से चलना है। एग्जाम में जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग अगर दिया हो आई और वी के साथ सेल भी दिया हो तो अपने को उसी के साथ में जाना है। और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होगी, आईएनजी। देखिए जितने भी कंटिन्यूस टेंस है या जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस है सब में आईएनजी वाली फॉर्म है। देखिए यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस लग रहा है, आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी की फॉर्म, और यहाँ पे भी आईएनजी की फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना, जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, इस प्रकार के सब इसमें देखने को मिलेगा। वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, वह स्कूल से घर आ चुकी होगी, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव प्लस सेल हैव। यही फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल हैव और बाकी सबके साथ में विल हैव। और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस में सब में मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करनी है। जितने भी कंटिन्यूस है सब में मुख्य क्रिया आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, चाहे वो कंटिन्यूस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ हो। देखिए अब देखिए रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। यहाँ पे
यहाँ पे सिर्फ गा आ रहा है बीच में और यहाँ पे है और था आ रहा है। बाकी देखिए रहा 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 तीनों में आ रहा है, लेकिन ये वर्तमान को शो कर रहा है इसलिए है, ये बीत गया इसलिए था, और ये आने वाला है इसलिए गा का यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना। बाकी देखिए तीनों में टाइम जो है वो इंडिकेशन के लिए क्या दिया हुआ है, टाइम। राम सुबह से खेल रहा होगा, इस प्रकार के शब्द होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। वही इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और यही इसमें वही हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, और यहाँ पे भी जो मुख्य क्रिया होगी वो होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यही आई और वी के साथ में, बाकी सबके साथ में शैल हैव बीन। कंटिन्यूस की कोई भी टेंस हो, चाहे वो ये वाला कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, सब में आईएनजी। परफेक्ट है तो मेन वर्ब में सब में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें ध्यान ये रखना कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट सिंपल जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर के इसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। किस प्रकार से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है उसके लिए फॉर्मूला देखिए। अगर अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। अगर इस टेंस का वाक्य राम खेलता है तो डू डज में से लिख दीजिए। अगर कंटिन्यूस है जैसे राम खेल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ रहा है में से राम के साथ में आ गया इज। फिर मेन वर्ब कंटिन्यूस है, राम खेल रहा है तो आ गया राम इज खेल रहा है, तो प्ले के साथ में लगा दीजिए आईएनजी प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जैसे राम खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग, यहां तक ही होगा। लेकिन राम क्रिकेट खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पे क्रिकेट हो जाएगा फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहाँ पर नॉट का यूज करना। यही दोनों में डिफरेंट है, इसमें नॉट नहीं आएगा। और जिस प्रकार नेगेटिव में चेंज करना है तो अपने को सिर्फ क्या यूज करना है, नॉट। तो यहाँ पे नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब और फिर वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट। नॉट का जो यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो सहायक क्रिया और ये जो मुख्य क्रिया है, इन दोनों के बीच में अपने को ये नेगेटिव वर्ड का यूज करना है, न कि सब्जेक्ट के बाद। जैसे देखिए राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो राम फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट आएगा, राम इज नॉट, फिर मेन वर्ब प्लेइंग क्रिकेट। तो ध्यान रखना है कि जो नॉट का यूज करना है नेगेटिव में वो कहां पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया के बीच में। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो प्रश्नवाचक में अपने को पता है या तो WH वर्ड से शुरू होगा और टेंस या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब है, जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दो, सहायक क्रिया, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिख दो। पहले सब्जेक्ट लिख दो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। फिर यहाँ पे मेन वर्ब जो भी है वो लिख दो और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।